जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। और इस चैप्टर की पूरी कहानी सोवियत संघ के इर्द गिर्द है। किस प्रकार सोवियत संघ का जन्म होता है और किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1917 के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लेनिन के नेतृत्व में रूस के अंदर होती है समाजवादी क्रांति। और इस क्रांति की सफलता के बाद रूस के अंदर स्थापित होता है सोवियत शासन प्रणाली, यानी सोवियत सिस्टम लागू होता है। इसकी विशेषताएं और इनके जो कमियां हैं उन पर हम बाद में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही रूस की विचारधारा को मानने वाले रूस के जो पड़ोसी अन्य जो देश थे उन सब ने मिलकर एक नया गणराज्य बनाया 1922 में, और जिसका नाम रखा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो इस प्रकार सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक संगठन हो गया, जिसमें 15 देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 15 गणराज्य मिलकर बन गया यूएसएसआर। फिर उसके बाद 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बड़ी महाशक्तियां उभरकर सामने आती है और वो अपने अपने गुट बनाती है। एक गुट को इतिहास में प्रथम दुनिया के नाम से जाना जाता है, जिसका लीडर अमेरिका था, और दूसरे ग्रुप को दूसरी दुनिया, दूसरी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम यूएसएसआर सोवियत संघ था। अब सबसे बड़ी बात आती है, अमेरिका के बाद सोवियत संघ महाशक्ति कैसे बन गया। इसका कारण था अमेरिका के अलावा जितने भी देश थे उनमें से सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे अच्छी थी। यहाँ की संचार व्यवस्था, यहाँ की परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जो ऊर्जा संसाधन थे वो बहुत अच्छे थे और उद्योग भी बहुत विकसित थे। इन सब कारणों से यूएसएसआर है वो दूसरी महाशक्ति बना। और इस यूएसएसआर की शक्ति से, इसकी विचारधारा से प्रभावित होकर पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने भी सोवियत प्रणाली को अपनाया। वो प्रमुख 8 देश पूर्व जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और युगोस्लाविया रहे। ये इसके सैटेलाइट देश है वो कहलाए। तो जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है, युद्ध नहीं होता हथियारों से, लेकिन जुबानी लड़ाई स्टार्ट रहती है, तनाव स्टार्ट रहता है, और उसको कहा गया कोल्ड वॉर एरा। जो टाइम था वो 1945 से 1991 का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर शुरू हुआ उस टाइम यूएसएसआर का जो राष्ट्रपति था वो स्टालिन था। तो स्टालिन के टाइम कोल्ड वॉर है वो शुरू होता है। शुरुआत होती है यूरोप में जर्मनी के विभाजन से। जर्मनी का विभाजन हो जाता है। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के अंडर में आ जाती है और पश्चिमी जर्मनी है वो प्रथम गुट अमेरिका के अंडर में आ जाती है। और 1961 में बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी उनके बीच में दीवार खींच दी जाती है, यानी बर्लिन का भी विभाजन हो जाता है और बर्लिन की दीवार बनती है 1961 के अंदर। और इसी बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। और बर्लिन की दीवार जब बनी थी उस टाइम यूएसएसआर का राष्ट्रपति था क्रुश्चेव। अगर हम इसको और अच्छे से विस्तृत रूप से समझ के लिए, नॉलेज के लिए और जल्दी समझने के उद्देश्य से पढ़ें तो क्यों न हम इस पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1945 से 1962 का जो टाइम है, इसे कहा जाता है प्रथम शीत युद्ध। 1945 से 1962 ये वो टाइम है जब ये दोनों महाशक्तियां अपने वर्चस्व के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए हथियारों की होड़ इनके बीच स्टार्ट हो गई। हथियारों का इन्होंने संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सैन्य संधियां हैं वो स्टार्ट कर दी। और यही वो टाइम है जब इन दोनों महाशक्तियों को रोकने के लिए
तीसरी दुनिया भी बनी और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म होता है। और गुट निरपेक्ष का 1961 में जब जन्म होता है तो ये जो यूगोस्लाविया है उस टाइम तीसरी दुनिया में शामिल हो जाता है। और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है और आपको अच्छे से याद होगा शीत युद्ध का चरम बिंदु है वो क्यूबा मिसाइल संकट को ही कहा जाता है और उस टाइम भी राष्ट्रपति क्रुश्चेव ही थे। और इस दौरान ये जो शीत युद्ध चल रहा था तो इसका मूल कारण था विचारधारा। जैसे अमेरिका ये मानता था भी इस साम्यवादी विचारधारा को, इस सोवियत सिस्टम को है वो ज्यादा पनपने नहीं देना है। तो फर्स्ट कोल्ड वार की अगर बात करूं तो वो साम्यवादी विचारधारा के विरोध में स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद तनाव में कुछ कमी आती है और यूएसएसआर का राष्ट्रपति भी बदलता है और वहां राष्ट्रपति आ जाता है ब्रेजनेव। तो ब्रेजनेव का जो टाइम है वो तनाव में कमी का है, यानी थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है इनकी जुबानी लड़ाई में। और वो टाइम पीरियड है 1963 से 1978 का। इस टाइम इन दोनों महाशक्तियों के बीच में कुछ समझौते होते हैं ताकि परमाणु हथियार है वो कम बनाए जाएं। निशस्त्रीकरण के लिए ये सारी प्रक्रिया होती है। आपको याद होगा आपने सीटीबीटी, एनपीटी, साल्ट जो समझौते पढ़े वो इसी दौरान के हैं। और उसके बाद एक बार फिर माहौल है वो खराब होता है क्योंकि जब तनाव में कमी का टाइम चल रहा था उस टाइम अमेरिका है वो वियतनाम के युद्ध में भी फंसा हुआ था। वियतनाम ने इसके नाक में दम कर रखा था, वो बिच्छू वाली बात याद होगी आपको। तो उस वजह से अमेरिका बड़ा परेशान था। इसकी परेशानी का फायदा उठाकर सोवियत संघ ने क्या किया, इसने ये सोचा भी मेरे पास मौका है और ज्यादा पावरफुल होने का। तो अब वापिस इसने हथियारों की दौड़ है वो शुरू कर दी और छुटपुट देशों के बीच में कंट्रोवर्सियां हैं वो स्टार्ट हो जाती है, हस्तक्षेप है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से वापस स्टार्ट होता है द्वितीय शीत युद्ध जिसको हम कहें, और उसका टाइम पीरियड था 1978 से 1984। लेकिन यहां एक चीज आप अच्छे से समझिएगा, फर्स्ट कोल्ड वार के टाइम जब साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ जो तनाव था वो अब यहां साम्यवादी विचारधारा के साथ नहीं रहकर वो सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि हम कैसे समझ रहे हैं भी सोवियत संघ का विरोधी था, साम्यवादी विचारधारा का नहीं था। कारण था क्योंकि अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती कर ली थी। इस टाइम चीन भी एक साम्यवादी देश था लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसके साथ दोस्ती की। तो उससे यहां ये क्लियर हो जाता है भी ये जो सेकंड कोल्ड वार जो स्टार्ट हुआ वो सोवियत संघ विरोध में हुआ था, न कि विचारधारा के विरोध में। और इसके बाद आता है फिर एंड ऑफ कोल्ड वार एरा, और वो टाइम पीरियड है 1985 से 1991 जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनता है गोर्बाचेव। गोर्बाचेव की सुधारवादी उदारवादी नीति के कारण ही यह संभव हो पाया, इसलिए गोर्बाचेव को कोल्ड वार समाप्त करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। इसके दौरान क्या होता है, बर्लिन की दीवार जो 1961 में बनी थी 9 नवंबर 1989 को, वहां के लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया और सोवियत संघ ने कोई भी विरोध नहीं किया और पुनः जर्मनी का एकीकरण। लगभग 45 साल बाद जो जर्मनी का विभाजन हुआ उसके इतने टाइम बाद में जर्मनी का पुनः एकीकरण है वो हो जाता है। और यहीं से ये क्लियर हो जाता है भी अब जो साम्यवादी गुट है, जो दूसरी दुनिया है, उसके समाप्ति का टाइम है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके अंडर जो सोवियत संघ के जो खुद के जो देश थे उनके अंदर भी अब आजाद होने की ललक है वो पैदा हो जाती है। और सबसे पहले ये लिथुआनिया जो यूएसएसआर का एक गणराज्य था वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। उसके बाद लातविया, एस्टोनिया ये भी अपनी आजादी की घोषणा कर देते हैं। क्लियर था भी अब यूएसएसआर विघटन की तरफ जा रहा है और एक टाइम वो आ गया 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, अर्थात शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, एक महाशक्ति का पतन हो जाता है। तो सिर्फ बचती है एक ही महाशक्ति और वो है अमेरिका, यूएसए। एक ध्रुवीय महाशक्ति का उद्भव हो जाता है और इस महाशक्ति के बारे में हम 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार
1922 में बना सोवियत संघ 1991 में जाकर टूट जाता है। बना 15 में था और 15 ही गणराज्यों में ये वापिस टूट जाता है। टूट की घोषणा ये 3 देश करते हैं, बेलारूस, यूक्रेन और रूस। इन तीनों ने कहा जो 1922 की हमारी जो संधि है जिसमें हम सब मिलकर एक गणराज्य बनाया था, उसके विघटन की घोषणा करते हैं और उसके बाद सभी देश धीरे धीरे आजाद हो जाते हैं। और इन आजाद देशों में से ये 15 जो देश हैं, इन 15 में से 12 देशों ने मिलकर एक आर्थिक विकास के लिए एक नया संगठन बनाया जिसका नाम CIS रखा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। और वो 12 देश थे इन 3 को छोड़कर, यानी टोटल 15 थे, इन 3 को छोड़ दें, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 को छोड़कर बाकी 12 देश है वो CIS के संगठन के अंदर शामिल हो जाते हैं। वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में इसके अंदर 10 सदस्य देश हैं, क्योंकि जॉर्जिया और यूक्रेन हैं वो अब इससे बाहर हो गए हैं। अब बात आती है ये 3 क्यों इसमें शामिल नहीं हुए। इन तीनों देशों का ये मानना था कि हम कभी भी मन से USSR के साथ नहीं थे, हमारे ऊपर जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर रखा था, हम हमेशा पश्चिमी यूरोप के साथ थे, इसलिए हम CIS के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम यूरोपीय संगठन EU के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़ेंगे। और जुड़े और बाद में इन्होंने नाटो संधि है वो भी कर ली। नाटो संधि आज भी जिंदा है और जैसे ही USSR का विघटन हुआ था तो USSR की वारसा पैक्ट है वो भी खत्म हो गई थी। तो इस प्रकार से विघटन की प्रक्रिया है वो चली। अब आप देखेंगे ये तो इसके खुद के विघटन की थी, तो जब खुद का विघटन होता है तो जिन पर इनका वर्चस्व था या जहां समान विचारधारा की बातें थी, जो ये 8 देशों की हम बात करते हैं, वो भी अब इस साम्यवादी विचारधारा को है उन्होंने अपनाना छोड़ दिया। पहले क्यों अपनाया था ये आप समझ चुके हो, क्योंकि सोवियत संघ ने तानाशाहों से, फांसीवादी विचारधाराओं से इनको मुक्ति दिलाने में सहयोग दिया था, इसलिए इन्होंने साम्यवादी विचारधारा अपनाई। लेकिन जनता के दबाव की वजह से अब इन देशों ने भी साम्यवादी विचारधारा को है वो छोड़ दिया, तो खुद का भी पतन हुआ और इसके कारण जिन देशों में साम्यवादी विचारधारा थी उन्होंने भी इस विचारधारा को छोड़ दिया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर सब बढ़ गए। तो सोवियत संघ के साथ साथ 2 और देशों का भी विघटन होता है और वो एक देश तो है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया दुनिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां शांतिपूर्वक तरीके से चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में बंट जाता है, जिसमें एक का नाम चेक, पूरा नाम चेक गणराज्य है और दूसरे का नाम स्लोवाकिया रखा जाता है। इसी प्रकार यूगोस्लाविया इसका भी विघटन हो जाता है, पहले 4 फिर 5 और फिर 6। वर्तमान की बात करूं तो ये 7 देशों में बंटा हुआ है यूगोस्लाविया। अगर आप विश्व मानचित्र देखेंगे, एटलस देखेंगे, तो आपको ये इस देश का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश का नाम अब ये रहा नहीं, ये 7 भागों में बंट चुका है। सर्बिया है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, मैसेडोनिया है, मोंटेनिग्रो है, बोस्निया हर्जगोविना और कोसोवो, इन देशों में ये टूट चुका है। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया का और यूगोस्लाविया का भी विघटन है वो हो जाता है। अब आप इस पूरी स्टोरी को मोटा मोटा आप समझ चुके हो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब बात यह है भी आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अब हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से इस स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे भी सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी कमियां हैं। उसके बाद बात करेंगे हम USSR कैसे दुनिया के अंदर दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा, उसके कारण क्या है। और तीसरी बात आएगी एंड ऑफ कोल्ड वार, यानी 1985 से 1991 का घटनाक्रम, यानी गोर्बाचेव का जो टाइम पीरियड रहा उस दौरान USSR में क्या हुआ उसके बारे में। और लास्ट में भी सोवियत संघ का विघटन किस कारण से हुआ, क्या परिणाम रहे, विघटन होने के बाद में इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए
लिए किस प्रकार शॉक थेरेपी अपनाई गई, उसके क्या परिणाम रहे और भारत का सोवियत संघ के साथ किस प्रकार का संबंध रहा, इन सभी तथ्यों को हम समझेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, किसी चीज को समझने से पहले उसकी एक मोटी मोटी कहानी अगर हमें समझ में आ जाती है तो फिर पूरी स्टोरी लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होती। तो अच्छे से इस स्टोरी को आप समझते हुए आगे बढ़िएगा और अगले वीडियो सेशन में हम सोवियत प्रणाली, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।